आपके दिमाग में क्या आया कि आप रिलेशनशिप कोच या रिलेशनशिप को लेके रिसर्च करना शुरू करें आप? आज यंगस्टर्स की ज़रूरत मेडिटेशन नहीं है, उनकी ज़रूरत है कि वो जहाँ फंसे हुए हैं, जिसको वो रिलेशनशिप कहते हैं, उसको समझने की उनको ज़रूरत है। उनका जो बेस है, उनका जो नींव है किसी भी रिलेशनशिप, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सब जेंजिस पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आर्ट के ग्रोथ के लिए मुझे 4 ऐसे पॉइंट्स आप बताएं जो आप कपल्स के अंदर प्रैक्टिकली डालोगे जिससे वो डेप्थ को समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज जो डिस्कनेक्ट हो रही है, पुराने जमाने के लोग तो वो पेन लेने को तैयार होते थे, बट आज के जमाने के लोग वो पेन नहीं लेना चाहते। आप करते रहिए सब दायरों की बात, कोई जेंजी दायरा वायरा समझ नहीं रहा है। अब इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। अभी तो खैर रिलेशनशिप की बात चल रही थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैरिज। ठीक है, जब इंसान शादी करता है तो कुछ इल्यूजन्स होते हैं उसके। ठीक है, वो आपके हिसाब से वो इल्यूजन्स क्या है? ठीक है, आपके पास इतने सारे लोग आते होंगे काउंसलिंग लेने के लिए, बातें करने के लिए, तो आपने 100% ये तो पता होगा उनके इल्यूजन्स क्या है। और दूसरा, आफ्टर मैरिज वो क्या गलतियां करता है? दिक्कत, मैंने फिर आपसे कहा कि एक वही वाली बात घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं हम कि एक जॉब के लिए इतनी 15-17 साल की तैयारी है ना। जॉब कितने साल करोगे आप ज़िंदगी में? 25 साल, 30 साल। इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ आपको 80 साल रहना है। हाँ, जिंदगी भर ही रहना है। जिंदगी भर रहना है, जब तक नहीं मरोगे, जब तक रहोगे आप। इसकी कोई तैयारी आपने की? तो मैरिज प्री मैरिटल काउंसलिंग है नहीं हमारे। कम से कम मैं तो कहता हूँ उस काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग और उसके और आगे की बात है जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि हिंदी फिल्मों में भी वहां तक ही बताया जाता है। हाँ, शादी हुई और पिक्चर खत्म। उसके बाद जो माथाफोड़ी होती है वो कौन बताया? और माथाफोड़ी होती पक्के में, किसके बीच में नहीं होती है। क्योंकि आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी ही नहीं है आपकी, और एग्जाम में बैठा दिया आपको। मैं जिंदगी भर इंग्लिश पढ़ाता रहा और गणित के एग्जाम में बैठा दिया आपको। अब आप सर नहीं फोड़ोगे वहाँ, आपके सारे उत्तर गलत होंगे। मैं सवाल गणित का पूछ रहा हूँ, आप उत्तर अंग्रेजी का दे रहे। तो इसका प्री मैरिटल काउंसलिंग ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं अब। तो पहला है प्री मैरिटल काउंसलिंग। हम बैठ करके बात करेंगे। अगर शादी करनी है तो बेसिक समझ होनी चाहिए कि मैं गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। तो कोई नहीं, मैं कहता हूँ कि कोई नहीं, मैं तो नहीं आउट हुआ, मेरे को तो फिर से बॉल डाल। अब अपन दोस्त है, आप कहते हो यार ये मानता ही नहीं यार, तो आप कहते हो ठीक है भैया चल फिर से खेल ले। मगर आप जब एक क्रिकेट टीम बनाते हो और 2 टीम के बीच में मैच होता है तो यहाँ पर रूल्स होते हैं। यहाँ आप अपनी वाली नहीं चला सकते, गली वाली मैं आउट नहीं हुआ, वो कह देता आउट, आप नहीं आउट हो तो भी आप आउट। तो जब आप, अब ये मैरिज कैसा है, ये 2 टीमें एक साथ रूल्स के साथ खेलना चालू करती हैं। रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं, आप समझ रहे। अभी आप जब रेस्टोरेंट में बैठते थे लड़की के साथ तो गली का क्रिकेट था, मैं तो नहीं आउट हुआ, 6 बॉल का नहीं 8 बॉल का ओवर होएगा, मर्जी आपकी कर लो। पर जब आप ग्राउंड पे खेलने जाओगे टीम के साथ में तो वहाँ 6 बॉल का ओवर होता है, वो कह देगा आउट तो आउट ही होगा, जैसा सिस्टम है वैसे ही होगा। बॉल यहाँ लगेगी तो वो माना ही जाएगा आउट। तो जब शादी के लिए एक लड़का लड़की जब होटल में मिलते हैं एक दूसरे को, या किसी घर में मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं, ये एकदम अलग फेज़ है। ये गली का क्रिकेट है और अब आप वो टीम में जा रहे हो। नाउ यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स। चौका कहाँ माना जाएगा, छक्का कहाँ माना जाएगा, हिट विकेट कहाँ माना जाएगा। यू हैव टू लर्न ऑल द रूल्स। विदाउट लर्निंग दोज रूल्स यू आर गोइंग टू प्ले इन इंडियन क्रिकेट टीम और इन अ स्मॉल क्रिकेट टीम, एंड देन यू आर फाइटिंग लाइक अ चाइल्ड। नो मेरे को तो एक बॉल और डाल दो। ए भैया तू घर जाते रहे यार, तू गली में ही खेल। लाइक आई कैन वेरी मच कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर थॉट, क्योंकि मैंने फौज ज्वाइन किया था स्वामी जी, जस्ट टू यूज वेपन्स। आई वॉज वेरी मच क्रेजी अबाउट दैट कि मेरे को बंदूक चलाने हैं, गोलियां चलानी है। और जब मैं फौज ज्वाइन किया 6 महीने तक तो दौड़ा ही रहे हूँ। वेपन दे तो रहे हैं बट वो नकली दे रहे हैं, जिसमें कॉक करना सिखाते हैं, उसको डिसमेंटल करना सिखाते हैं, बट फायरिंग तो हो ही नहीं रही। फायरिंग हो रही है 8वें महीने में जाके, बट वो भी कैसे हो रही है कि आपको सबसे पहले दौड़ाया जाता है, दौड़ा के थका दिया जाता है, थकाने के बाद जाके कहीं आपको राइफल देते हैं आपको, और उसके बाद बोलते हैं सांस रोको और गोली मारो। क्योंकि आप एक हल्का सा सांस लेते हो ना तो उसमें बहुत ट्रेनिंग के थ्रू हमको ये पता चला द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वेपन।
एंड हियर कम्स माय फिलोसफी कि जब एक गुंडे को हथियार मिलता है ना तो धाड़ 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 चला लेता है, जबकि हम जब कोई भी राइफल या जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं ना, इतना प्रिकॉशंस लेते हैं स्वामी जी, इतना प्रिकॉशंस लेते हैं। सवाल ही नहीं, आपको अधिकार ही नहीं गलती करना है। बिल्कुल 1.1% की भी गलती करना, आप गलती कर ही नहीं सकते। और बहुत पहले मैंने अपने एक सीनियर से ये बात सुना था, ही वॉज अ आर्मर्ड पर्सन, मतलब आपने कई लोगों के बैच में देखा होगा कि एक मिसाइल लगा रहता है बैच में, तो ही इज़ अ गनर एक्चुअली, उसका वो है। तो गनर जो है वो एक मैपिंग के थ्रू बहुत दूर जहाँ दिखता नहीं है उस पर जाके वो निशाना मारता है। तो उसका टेस्ट होता है, 3 राउंड आपको फायर करना होता है। तो 3 राउंड फायर, 3 में से 2 आपको लगना चाहिए और तीसरा चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक भी लग जाए तो पास हो जाता है। बट 1000 बार में 1000 लोगों के बीच में एक कभी ऐसा इंसान फंसता है जिसके 3 राउंड मिस हो जाते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर पूरे ट्रेनिंग में इसमें फेल होने के चांसेस 0.1% है, क्योंकि ट्रेनिंग इस तरीके से होती है। बट उस बंदे का मिस हो गया 3। तो लेकिन वहाँ जो कमांडिंग ऑफिसर होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट दिख रहा है फिर भी फेल हो रहा है ना, तो वो अपनी तरफ से 2 राउंड आपको देता है। ठीक है, अब ये 2 राउंड अगर फेल हो रहे हैं, ये 10,000 में एक बार होता है, उस बंदे को वो 2 राउंड भी फेल हो गया और वो उस पर्टिकुलर मतलब टेस्ट में फेल हो गया पूरी तरीके से। और उस टेस्ट में फेल होना मतलब 1 लाख में एक इंसान फेल होता है, और ये इंसान था। तो उसके उस्ताद के पास जाके वो बहुत रोया, बोले यार मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तो उस्ताद ने एक बहुत अच्छी बात बोली, उसने बोला साहब आप चिंता मत करो और रो तो बिल्कुल मत, आप बहुत किस्मत वाले हो कि जो भी फायरिंग मिस हुई ना आपकी ट्रेनिंग में हुई, सोचो अगर आप जंग में ये तो, क्योंकि तुम्हारे किस्मत में 5 मिसिंग थी, हो गया, अगली बार ट्रेनिंग करना सब सही होगा, और हुआ, अगली बार वो पास हो गया, पहली बार में पास हो गया। तो आपका कहने का मतलब वही है कि गलतियां आपको पहले ही कर लेना चाहिए। हाँ, वो ट्रेनिंग के थ्रू हो चाहे सीखने के थ्रू हो, वो बहुत सही बात मेरे को लगी कि आप घोड़ा चलाते हो सीख रहे हो और एकदम से स्विमिंग वाली बात कर रहे हो। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट स्वामी जी। अच्छा, यहाँ अगर मैं सेकेंड स्टेज की बात करूँ, मैरिज हो गया, ऐसा बोलते हैं एक विंडो पीरियड होता है शादी के 6-7 महीने, तो ऐसा स्वर्ग लगता है हर चीज़ कि वाह यार क्या ज़िंदगी है। मेरी शादी के बाद मेरे को मेरी वाइफ से जिन लोगों से मिलाया था, रोज़ रात को उनको मैसेज करता, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी लड़की मेरे को दी है और मेरे इतना ध्यान रख। 6-7 महीने बाद नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, फिर उसकी मतलब तब तक आप ऑप्टिमिस्टिक होते हो एक दूसरे के लिए, फिर धीरे धीरे आप पेसिमिस्टिक होने लग जाते, अरे इतनी भी अच्छी नहीं, उसको भी लगता है वो ये तो बस दिखता है ऐसा है, बट ये भी ऐसी चीज़ें करता है, फिर वहाँ से इंसान पेसिमिस्टिक होना शुरू होता है। ऐसे स्टेज में मेरा पर्सनल मानना है, आई थिंक दैट देयर मस्ट बी अ थर्ड पार्टी हुम समवन कैन डिस्कस। तो क्या हम ऐसे लोगों की हेल्प कर पाए कि कम टू अस, डिस्कस विद अस, बिकॉज इफ यहाँ पे आप जो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो ना, ऐसे स्टेज में आके कम्युनिकेट करना बंद कर देता है इंसान और चिढ़ होना शुरू हो जाती है उसकी, इससे तो क्या बात करना रहता है, छोड़ो यार। जैसे मैंने कई बार अपने अंदर भी देखा ना, मेरी वाइफ के साथ कई बार बात कर, तू रहता यार, तुझे समझ में नहीं आएगा। और ये लोगों को बहुत ज़्यादा चुभता है, किसी भी इंसान को। अगर मैं आपसे ये चीज़ बोलूँ और आप बोलो समझोगे ही नहीं आप, अरे छोड़ो सर, ये आपकी बात, ये आपकी बस की बात का नहीं है, तो ये बहुत बुरा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी होना चाहिए जिसके साथ आप जाके बात करो, और शायद उसके सामने आप लड़ भी लो कि सर ये ऐसा ऐसा करता है, वो ऐसा ऐसा करता है, फिर वो सुने, बस सुन के फिर वो लड़ ले, बोले, फिर धीरे धीरे वो खुद ही समझ जाते कि हाँ इतना भी बुरा नहीं, राइट। सो आर यू सेइंग दिस थिंग कि आप इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म लोगों को देंगे जो मैरिज के कुछ साल बाद, कुछ 1-2 साल बाद, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना ये है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत में अगर सॉल्व हो जाए ना, वो लंबा नहीं जाता, लेकिन वो बना रहता वो बहुत बड़ा हो जाता है एक टाइम पे जाके। सो आर यू सेइंग? सर बहुत अच्छी बात आपने कही। 2 तरह के ट्रेनर होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। एक ऐसे होते हैं, इसलिए लोग घबराते हैं तीसरे व्यक्ति के पास जाने के लिए,
कि तीसरा व्यक्ति, वो कभी कभी वो तीसरा व्यक्ति उनकी भाभी होती है या उनके बड़े भैया होते हैं या चाचा होते हैं, तो वो तीसरे व्यक्ति के पास लोग दोनों जाने में इसलिए घबराते हैं कि वो तीसरा व्यक्ति क्या करता है कि वो ज्ञानी बनने का मजा लेने लगता है, जबकि वो भी अपनी ज़िंदगी में वही सरफोड़ी कर रहा है, पर उसको मजा आने लग जाती है। ये आदमी का ईगो है कि दो आदमी आपसे बात करने आते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो आपको मज़ा आने लग जाती है उसमें। और फिर आप क्या करते हैं पता है कि दो प्रॉब्लम सॉल्व करके एक नई प्रॉब्लम दे देते हैं उनको कि अगली बार आना चाहिए। ऐसे कहीं से वकील हैं, ऐसे कहीं से डॉक्टर हैं जो 4 गोली तो आपको ठीक होने की देते हैं और 1 गोली इसलिए देते हैं कि अगली बार फिर आएगा कि नहीं आएगा। कार रिपेयर करने वाले लोग हैं, 4 चीज़ें ठीक करते, एक बाहर निकाल देते कि फिर ये आएगा ना 6 महीने बाद, कह रहे सर अब ये नई प्रॉब्लम चालू हो गई है। तो इस वजह से क्या हो गया कि ये जो लोग अपनी प्रॉब्लम लेकर के किसी के पास जाते थे तो वो डरने लगे, घबराने लगे कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ट्रेनर ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनकी प्रॉब्लम्स का मजा लेने लगे, है ना। उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए बैठना है, उन दोनों को सुनना है, प्रॉब्लम्स उनकी जो समझनी है, क्योंकि वो एक साक्षी है। साक्षी आप समझते हैं, विटनेसिंग। पूरी गीता जो है उसका सार अगर निकाले तो एक शब्द है, पूरी गीता का सार एक शब्द है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तू लड़ भी और तू देख भी। तू लड़ने वाला नहीं है, तू लड़ भी और तू देखने वाला है, तू देख खुद को लड़ते हुए। तो यहाँ पर हम उसको, उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो देंगे वो देंगे, मगर उसको हम देखने वाला बनाएंगे। ये बात थोड़ी सी कठिन जाएगी, मेडिटेशन की बात आ गई कि अल्टीमेटली ट्रेनर जो है आपका, जिसके साथ आप दोनों बैठ कर के बात कर रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को देख पा रहा है, क्योंकि वो दोनों के प्रॉब्लम के बाहर खड़ा है। प्रॉब्लम उसकी खुद की नहीं है, आप दोनों की चल रही है, तो बाहर खड़े होकर देख रहा है। वो आपकी प्रॉब्लम को देखेगा, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और फिर वो आपको ये सिखा देगा कि कैसे आप दोनों भी बाहर खड़े होकर के प्रॉब्लम्स को देख पाओ। मुझ पे डिपेंडेंट मत हो, देखना सीख जाओ, खुद को देखना सीखो। मेडिटेशन का सिंपल अगर आप कहें कि क्या डेफिनेशन है सर, खुद को देखना इज मेडिटेशन। स्वामी जी, अभी एक कपल का मैं काउंसलिंग ले रहा था, तो जब मैं दोनों से भयंकर करीब 4 महीने से पंगे चल रहे हैं, नवंबर में शुरू हुआ था और 4 महीने हो गए उनके पंगे चलो, बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, बात ही नहीं कर रहे। तो किसी के थ्रू मेरे पास आए, लेके आओ बात करते हैं। मैंने दोनों को सुना, इसको भी सुना, इसको भी सुना। फाइनली बात जाके कहाँ ख़त्म हुई कि द लेडी, शी इवन डजंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हिंदी अब्यूजिंग वर्ड्स। उसको साले का भी मतलब मालूम नहीं है, बट she knows some typical Hindi words like prostitution, वो जानती उसका हिंदी वर्ड, एंड शी हेट दैट वर्ड, ठीक है, या कैरेक्टरलेस, राइट, वो उसका हिंदी वर्ड वो अच्छे से जानती। और ऐसी बातों बातों में उसके पति ने उसको ये चीज़ बोल दी, हाँ तो वहाँ पे अय्याशी करने जा रही, इतना वो वर्ड अय्याशी यूज़ कर लिया उसने। उस चीज़ को लेकर इतना बड़ा इशू बना दिया। तूने बोला तो कैसे बोल दिया। बाकी उसने जो जो अच्छी काम किए, उसने उसको इतना बढ़िया घर बना के दिया, उसको कार लेके दी, उसके दुनिया की सारी खुशियाँ उसको दे रखे, बट एक वर्ड उसने जो बोल दिया, उस वर्ड, आपने एक फिल्म देखी होगी तापसी पन्नू की, थप्पड़, एक थप्पड़ ने सब कुछ चेंज कर दिया। खैर थप्पड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बट व्हाट डू यू थिंक इन अ रिलेशनशिप, राइट, if someone comes to you by saying this thing कि यार she abused me या he abused me and I don't like this, right, तो मैंने जब उनको समझा तो मैंने एक कंक्लूजन अंदर से, मैंने उनको बताया नहीं, मेरे को लगा जो लड़की के जो पेरेंटल साइड में थे पापा, he used to abuse a lot, right, तो वो उसके मन में बैठा हुआ है ये चीज़ कि यार मेरा पति भी वैसे ही हो रहा है, राइट, माई फादर यूज्ड टू अब्यूज माई मदर, ठीक है। नाउ तो when someone comes to you, how you counsel this type of people, I just want to learn that thing from you. आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते? मैं तो क्या करता हूँ, मैं बस सुनता हूँ उनको, आई नेवर गिव अ कंक्लूजन, आई जस्ट लिसन टू देम, और फिर मैं बोलता हूँ बताओ तुम एक शब्द का ही तो है, इसका क्या हो सकता है? बोल लेता मैं आज के बाद बोलूँगा नहीं, बात खत्म हो गया। दे हैव द सोल्यूशन, I don't have to give a solution. तो आप how you handle this type of people, this type of couple? बहुत मज़ेदार है। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो क्या है, आपको शायद आपने इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा, पर आप सोचिए। ह्यूमन साइकोलॉजी कैसी है कि वो फुटबॉल का मैच होता है,
तो वो जो गोलकीपर होता है तो वो गोल लग जाता है तो गोलकीपर पे दोष आता है, सडनली उसने गोल लगने नहीं देना है। तो लोग ये याद रखते हैं कि इसकी वजह से कितने गोल लगे, मगर वो ये याद नहीं रखते कि इसने कितने गोल बचाए। कभी सोचा आपने इस बारे में? ये गोलकीपर है टीम में, अरे बोले 3 गोल हो गए, ये खड़ा था, बोले 3 गोल हो गए, इसने 300 गोल बचाए। मतलब ये वही वाली बात है जैसे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में ये बोलता हूँ कि आप 10 काम करो, उसमें से 8 बेहतर कर लो और 9वां गलत हो गया ना, तो वो गलत के ऊपर ही लोग बात ये नहीं देखेंगे कि 8 बार इसने अच्छी चीजें करी। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है ये अगेन मैं कहता हूँ कि एक सब्जेक्ट की तरह हमें समझना लेना होगा और इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ेगी हमको। एक सिंपल सी बात है कि भाई जैसन सर आज आए और इन्होंने मुझे कुछ अपशब्द बोल दिए, तो मुझे अगर ट्रेनिंग है, जैसे मुझे मेरे मास्टर ने ट्रेनिंग दिया इस बात का कि किसी व्यक्ति को किसी एक बात पर आप लेबल मत करो, उसको पूरा देखने की कोशिश करो, है ना। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि हम चीज़ों को, सिचुएशन को पूरा देखते हैं। तो जब आप पूरा देखते हो तो आप देखते हो कि यार इस आदमी ने मेरे लिए क्या क्या किया, तो इसने इकोनॉमिकली मेरी क्या मदद करी, मेरी बिजनेस में क्या मदद करी, मेरे रिलेशनशिप में क्या मदद करी, बहुत सारी चीज़ें। और उसमें फिर एक चीज़ आती है, गाली दी इसने आज। तो जब आप वो कंपैरिजन देखते हो तो गाली बहुत छोटी दिखती है आपको। मैंने कहा ना, गोल कितने बचा है, 300 गोल बचा है उसने। तो सर ये फिर मैं अगर मतलब बिजनेस टर्म से बोले, जो दिखता है वो बिकता है, आप अपनी पॉजिटिव बात को बार बार बताओ, बार बार बोलो। नहीं, ये तो गलत है। फिर इमोशनल लाइफ में अगर आप ये करते हो कि देख मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ और मैंने तेरे लिए ये किया, अगर आप ये बोलते हो तो फिर वो तो कचरा इसलिए हो जाता है कि वो फिर इमोशन से आकर के वो लॉजिक में चला गया, एक्सपेक्टेशन, और फिर उसको गुस्सा आना चालू होता है। कम से कम मैं आपको बताऊं सर, आपकी कोई गाली मुझे उतनी तकलीफ नहीं देगी, पर अगर आपने मेरे से कहा कि नहीं वो एक्सीडेंट हो गया था और मैंने आपको अस्पताल ले गया था, उस दिन एक्चुअली आप मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे थे, प्यार से मुझे अस्पताल ले गए थे, पर आज आपने ये बोल करके सब कचरा कर दिया। वो गाली से ज़्यादा बुरा मुझे इसका लगेगा। बट सर इसमें ये भी तो होता है ना कि सामने वाला इतना तो एक्सपेक्ट करता है कि यार मैंने तेरी जान बचाई है, तेरे को जरा सा भी उस चीज़ का वो नहीं है। एक्चुअली सर, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ लव, यू नेवर एक्सपेक्ट थैंक्स। ओके, if you have done out of business or something to get so in return, it means if I'm expecting this thing from my wife, that you know I did these things for you, you are simply turning your lovable acts in business acts. You are entering from heart to your mind, and you are calculating things. बट स्वामी जी यहाँ पे फिर मैं पूछूं आपसे कि और ये जब टर्म बोला जाता है तो सामने वाले को याद आता, हाँ यार, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है। नहीं सर, वो याद तो आता है पर वो अंदर ही अंदर बहुत आपसे खफा हो जाता है। उसको लगता है कि गिना रहा है, इसने प्यार को एहसान बना दिया, ये अब अपने एहसान गिना रहा है। वो आदमी आपको एहसान की तरह सुनता, आप भले ही प्यार की बात कर रहे हो कि देखिए यार अपन कितने प्यार में थे, मैंने लिए तेरे लिए क्या किया। आपने प्यार में किया तो आपकी जुबान पर दूसरी बार आएगा। अच्छा, अगर इसको अलग तरीके से हम लें, ये आप जो बात कर रहे हो मैरिज वाइज आई एक्सेप्ट इट, क्या ठीक है। आप मुझे एक, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, आपकी माँ में आपको रोज बोलती है 9 महीने पेट में रखा, रोज बोलती क्या? मतलब रोज तो नहीं बोलती, बट हाँ वो जब भी एक टाइम आता है, एक बार जिंदगी में 1 या 2 बार बोलती है। आप कैलकुलेट पूछ लो लोगों से। आप नहीं, माई पॉइंट इज सपोज ये मैरिज वाली बात है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये बात सही बोल रही हूँ, बट व्हाट अबाउट रिलेशनशिप या लिविंग रिलेशनशिप या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान के लिए पूरा डेडिकेटेड है, पूरी तरीके से समर्पित है, बट सामने वाला उसको लाइटली ले रहा है, ये अपने को अपने करियर तक को दाव पे रख के उसकी मदद कर रहा है, उसके साथ में टाइम गुजार रहा है, बट वो सब कुछ भूल के कुछ और चीज़ें करने लग गया। और जब वो उसको समझा रहा है कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, तुमको ये, एंड वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम मुझे छोड़ के गलत कर, तुम ये जो काम कर रहे हो गलत कर रहे हो, और उस टाइम वो जो हीट मूवमेंट में वो जो बातें बोलती है, उसमें फिर ये बात निकलती, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने ये सब किया। तो अब वहाँ पे भी ये चीज़ फिट बैठता है, आप जो बोल रहे हो कि यार छोड़ दो। फिर भारत जैसे देश में तो इतने छोटपन से इन चीज़ों को सिखाया जाता है, बस समझाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, इसलिए वो ज़िंदगी में काम नहीं आती। हमारे यहाँ बचपन में सिखाते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, दरिया में वापस कूद के नेकी मत निकाल।
एग्रीड। नेकी कर दरिया में डाल। जो चीज़ दरिया में चली गई चली गई, अब तुम दरिया में कूद कूद करके अपनी नेकी ढूंढो। तो क्या है साहब कि ये जो एक डिमेंशन ही अलग है प्यार का, कि जब मैंने प्यार में आपके लिए कुछ किया सर, तो आप मुझे ना, अच्छा सर एक बात बताओ, ये तो बहुत आगे की बात हो गई, प्यार कभी कभी कई बार ऐसा होता है ना कि मैंने कहा अरे यार जैसे सर आपने वो उस दिन वो किया था, आप मैं नहीं जा पाया, मैं बीमार था, और आप घर आपने वो सेमिनार लिया, तो आप कहते हो कब, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ अरे आपको याद नहीं आ रहा है, तो नहीं मुझे तो याद नहीं, कब की बात कर रहा हूँ, अरे यार वो आप, अब ये मेरे अंदर वो फील है कि आपने मेरे लिए, पर आपने इतना रेगुलर वे में किया था बिकॉज यू लव, आपको याद नहीं आती। मैं कितने लोगों को कई बार बोलता हूँ यार तुमने ये बहुत मेरे लिए जोरदार, बोले सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा सर, ऐसा खूब हुआ था क्या, उसने उस प्यार में किया। जब वो प्यार में आप करते हो ना सर, तो यादगारी में नहीं रखते हो आप, उसकी लिस्ट नहीं बनाते हैं। मैं कई बार आपको गिनाता हूँ, आप बोलते मेरे को पता ही नहीं कब मैंने किया। हाँ मुझे याद, सच में याद नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आउट ऑफ लव किया। आउट ऑफ मैं कैलकुलेशन करता हूँ, लॉजिक करता हूँ, तो मेरे लिस्ट में जाता है और मेरी सर्च लगती है फिर, और सर्च में फिर पूरा रिजल्ट आता है कि 12 एहसान इसके ऊपर किए हैं और ये अब ऐसा कर रहा है। पर वो जो 1200 एक्ट मेरे प्यार के थे, उसमें से एक भी मुझे याद भी नहीं आएगा। याद आ रहा है मतलब लॉजिक, जो करके मज़ा आ गया उसको क्या याद करना है। वाह, अच्छा लगा मुझे, वो करके बात खत्म हो गई, मुझे उसका फल उसी समय मिल गया। यहाँ ओशो बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम ये जो पाप कर रहे हो इसका तुमको नरक मिलेगा, तुम जो पुण्य कर रहे हो इसका तुमको स्वर्ग मिलेगा। नहीं भाई साहब, आप पुण्य कर रहे हो और आपको उस समय जो खुशी हो रही वही फ्रूट है। आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो और उसके जो आपके अंदर का खून जल रहा है, एसिड निकल रहा है आपके अंदर, उसको तो पता नहीं कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आपका वही नरक है। आप जब गुस्सा कर रहे हो तो आप नरक में हो, जब आप खुश हो, आनंदित हो, किसी की सेवा कर रहे हो तो आप उस क्षण स्वर्ग में हो। सेवा करके स्वर्ग नहीं आएगा, सेवा ही स्वर्ग है। गुस्सा करके पाप करके नरक नहीं आएगा, पाप ही नरक है उसी समय। वाह सर, वाह, नगद है वहाँ, उधारी नहीं होती वहाँ पर। तो यू हैव डन समथिंग गुड फॉर योर बिलीवेड और समबडी whomsoever, you got the ecstasy that moment and you are out of that. Wow. You're not going to count. What a beautiful explanation, sir. Great. Achha, one more thing. Then, what about ego? I know that when you are in love, ego is not. But sometimes that ego comes because I am the man. Certainly. The Certainly. person. Yeah. People are there who praise me, and when I go to home, there is no one, right? But the moment I stop this thing, I think that now I'm okay. I stop expecting from my daughters even, कि they should, give me extra respect. And that moment onwards, I have, मतलब मैंने एक चीज़ डिस्कवर किया है, ईगो नाम की चीज़ होती ही नहीं है, तो सोच है आपकी। तो आपका क्या कहना है कि जैसे मैं कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सर, ईगो बड़ा कि आपका प्यार बड़ा, ऐसे में हम कैसे डिसीजन लें? ये ईगो, फियर और ये जो भी चीज़ें हैं, डिसरिस्पेक्ट या डिस्ट्रस्ट, ये जो चीज़ें हैं ये सब आपकी पर्सनालिटी का कंटेंट से अलग अलग। जैसे आपके पास पैर है, आपके पास हाथ है, आपके पास आँखें हैं, आँखों का काम पैर से करने जाएंगे नहीं हो पाएगा, पैर का काम आँख से नहीं होगा, सबका अपना अपना काम है। अब क्या होता है कि आप क्या करते हो कि किसी, मतलब अजीब की बात है कि अभी आप पैर पर चलते हो, मैं कहूँगा कि नहीं हाथ पे चलो, आपने कहा अब मैं हाथ पे चल के दिखाऊंगा, हाथ पे चल के दिखा तो रहो आप, पर आप सबसे ज़्यादा असुविधा में हो क्योंकि हाथ चलने के लिए नहीं बने थे। होता क्या है कि प्यार भी आपके पास है, ईगो भी आपके पास है, फियर भी आपके पास है, गुस्सा भी आपके पास है, और ये सब आप लेके ही आए हो, ये बाहर से नहीं आए, ये है आपके अंदर। अब किस चीज़ का कहाँ उपयोग करना, तो होता ये प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कई लोगों को ना प्रॉपर मैनरिज्म ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। तो क्या होता है, नाखून आपके इतने बढ़ जाते हैं कि वो दूसरों को भी चुभते हैं और खुद को भी चुभते हैं। आप नाखून नहीं काट रहे, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, आपका ईगो बड़ा कर दिया गया और प्यार आपके अंदर कम रह गया और ईगो बड़ा हो गया आपका। इस तरह के एनवायरनमेंट में आप हो, इस तरह के स्कूलिंग में आप हो, इस तरह के दोस्तों के बीच आप हो कि वो आपको प्रेस कर करके आपका ईगो बढ़ा देते हैं। अब आप कभी आपने अपना ईगो माँ के सामने कभी तू जानती नहीं मेरे को, वो कहती है गधे, तो आप जानते हो स्टेज पे कचरा कर देती हैं। फिर ओशो की माँ ने ओशो से बोला तब, ये आखिरी सालों में, कि तुम वो लड़की का हाथ पकड़ के मत नाचो, दुनिया में क्या संदेश जाएगा। ओशो इतने हंसे, बोला आज भी मेरी माँ मेरे को गाइड कर रही है।
माँ माँ है, वहाँ पर आपका बड़ा और छोटा होना नहीं होता, आप जो हैं बस हैं। तो प्यार में सभी माँ के साथ नहीं, आपकी बिलीवेड के साथ, पत्नी के साथ, जो भी आपकी लाइफ पार्टनर है या लड़का है, आपको वहाँ पर इस फेज़ में होना पड़ता है कि वहाँ पर आप कुछ स्पेशल नहीं है, आपने कुछ स्पेशल नहीं किया है, हो गया है सब चीज़ें और आप एकदम नॉर्मल है। पर वहाँ पर जब आप अपना बाजार का ईगो जब आप प्यार में ले आते हैं तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। बाजार में ईगो की ज़रूरत है सर। वहाँ पर बाजार में अगर आप कहेंगे ना कि जो देना है वो दे देते, ऐसे बिजनेस नहीं होता सर। आप कहते हो बोझ ये तो इतना ही लगेगा, एप्पल का फ़ोन जो है वो 1 लाख में मिलता है तो 1 लाख में मिलता है। आप समझ रहे हैं? तो वो ईगो से, एटीट्यूड से होता है। पर ईगो, एटीट्यूड ये बाजार की भाषा है जो घर में नहीं चलेगी। व्यापार और प्यार ये दोनों अलग अलग दिशाएं हैं। आप व्यापार को प्यार में घुसाते हैं और प्यार को व्यापार में घुसाते, गड़बड़ हो जाती है सर। इसलिए मेरे जैसे लोग बिजनेस में बहुत बार, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बुराई कर रहा हूँ, बिजनेस में बहुत जगह मैंने दिक्कतें पाई जब मैं काम करने गया, क्योंकि वहाँ भी मैं प्यार प्रेमपूर्ण हो जाता था। और प्रेमपूर्ण हो जाता है तो अब इस आदमी को कैसे निकालो, ये आदमी 12 साल से अपने यहाँ काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, ये आदमी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये आदमी अब सिर्फ आपके नाव में छेद कर रहा है। पर हम इमोशनली उसको, अब इसको इमोशनल फूल कहते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको 15 साल तूने कहा, वो कहता है 15 साल मैंने आपके लिए ज़िंदगी लगा दी, आप मेरे को निकाल के फेंक रहे हो। 15 साल तूने जो ज़िंदगी लगी उसका रिवार्ड 15 साल मिला तुझे। आज तो काम का नहीं रहा हमारे लिए, आउट। क्योंकि काम महत्वपूर्ण है, पर हमारे लिए काम महत्वपूर्ण नहीं है। उसको बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेगी, लोग क्या बोलेंगे। अरे बाजार में काम महत्वपूर्ण है, वहाँ पर अच्छे से अच्छे रिलेशनशिप को, वहाँ रिलेशनशिप का मामला ही नहीं है, बिजनेस बराबर जा रहा है कि नहीं आगे, वहाँ पर आपको ये सोचना है। वाओ सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल। पर ये गलती मैंने अपनी ज़िंदगी में की और बहुत सारी तकलीफ़ें पाई, पर मैं स्वीकार करता हूँ। सेम हम इमोशनल हो जाते हैं बिजनेस में इमोशनल नहीं होना है, हमें ये सोचना ही नहीं है। और घर में बिजनेस को नहीं लाना है। पर हम फिर घर में कहते हैं कि मैंने तुझे इतने फ़ायदे पहुँचा, तू ऐसा कर रही, फ़ायदा नहीं दे रही। यहाँ फ़ायदे का काम ही नहीं बॉस, यहाँ पर आपको देना ही देना है, करना ही करना है। आपको एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है, करे जा रहे हैं। ये यहाँ पर यही रोल है आपका। वहाँ बिजनेस में एक्सपेक्टेशन है। जैसे सर 3 दिन का टारगेट मैंने आपको दिया था, डेडलाइन थी, कैसे काम नहीं हुआ। अब मैं कह रहा सर वो मदर को भर्ती करना पड़ा अस्पताल में। अब मैं हो गया इमोशनल, में कह रहा मम्मी अस्पताल में भर्ती। अरे भैया ये मैटर आपका है बॉस, मेरे बिजनेस में करोड़ों रुपए लगे पड़े, 3 दिन में काम होना था, आपने किसी और से कराना था। दिस इज ऑल योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी ये भाषा होनी चाहिए। अरे कौन सा अस्पताल, चलो, अरे ऐसा हो गया, गड़बड़ है। आप कहाँ कौन सी बात कर रहे हैं। आपको घर में, रिश्तों में प्यार से रहना है, यहाँ एक्सपेक्टेशन, यहाँ देना ही देना है। एक ही डेफिनेशन है प्यार की, यू जस्ट हैव टू गिव, नॉट टू एक्सेप्ट। और इधर यह है कि नॉट टू गिव, टू अर्न मोर, टू अचीव मोर। तो हमको ये लाइन समझनी पड़ेगी, इसलिए ट्रेनिंग नीडेड है। और क्या है सर, अगर मैं अब इसको थोड़ा और आपके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में लेके जाऊँ, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, कुछ साल पहले की बात है, 7-8 साल पुरानी बात है, हम ऐसे बैठे हुए बात कर रहे थे, तो आपने मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझाया था। आपने मेरे को बताया था कि क्या होता है ना, हर चीज़ कॉन्शियसली होना चाहिए। अगर आप कॉन्शियसली गुस्सा करोगे तो गलत नहीं, मतलब आप गुस्सा करते हुए आपको पता होना चाहिए मैं गुस्सा कर रहा हूँ, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए गुस्सा कर लिया और मैंने वो शिट क्या कर दिया मैंने, या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कॉन्शियसनेस होना चाहिए। सो डू यू बिलीव देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्शियस लव? ऐसा होता है क्या कुछ? बहुत आपने बहुत आखिरी के आगे की बात पूछ ली है। मतलब कॉन्शियसनेस मेरे प्रति बने और फिर वो कॉन्शियसनेस इतना बढ़ता है कि वो औरों के प्रति भी बनना शुरू होता है। हमारे यहाँ से गलती कहाँ से होती है कि मैं आपके लिए कॉन्शियस हूँ और आप मेरे लिए कॉन्शियस हो, पर मैं मेरे लिए कॉन्शियस नहीं हो और आपके लिए कॉन्शियस नहीं है। जब 2 लोग इस तरह से साथ में ग्रो करते हैं कि वो अपने अपने कॉन्शियसनेस के लिए भी काम कर रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं या वो कोई किताबें पढ़ रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, वॉटेवर, वो उनका कोई भी चैनल हो सकता है। पर कोई चैनल प्रार्थना से भी कॉन्शियसनेस आती है, मेडिटेशन से भी सब चीज़ से कॉन्शियसनेस आती है, पर वो डायमेंशन आपको मालूम होना चाहिए। तो उन डायमेंशन में मैंने मेरे मदर फादर को देखा तो उनके डायमेंशंस थोड़े अलग अलग थे। मेरी मदर मेडिटेटर थी, मेरे फादर बहुत प्रेयर वाले व्यक्ति थे, भक्ति वाले थे, पर उन दोनों की कॉन्शियसनेस एक साथ राइज कर रही थी। तो वो कॉन्शियसनेस जब इस तरह से राइज करती है तो वो कॉन्शियसनेस रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। ये बहुत ही मैटर अलग सा है। थोड़ा सा हायर पे चले गए,
मुझे लगता है कि हम इस तरह की बात करेंगे तो शायद ही कोई हमारे पास आएगा। उसकी प्रॉब्लम तभी ये है कि वो गर्लफ्रेंड मैसेज पे मैसेज किए जा रही है, वो रुक ही नहीं रही है। उसको कह रहा अब रुक जा, मैं समझ गया, बस हो गया, मिलते हैं कॉफ़ी हाउस में बात करते हैं। वो कहती कि नहीं, वो तो अभी भी मैसेज करे जा रही है। तो आपका जो बंदा है जो समस्या में, वो कहाँ खड़ा है वो आप देखिए। अभी ये कॉन्शियसनेस बहुत ऊपर की बात हो गई। अभी तो उसे ये बताओ कि बहुत अच्छा किसी ने अभी कहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि साहब वो 3 बार तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होगा, है ना। तो एक हिंदू ने बड़ा अच्छा उस पर जोक मारा। उसने कहा साहब मुस्लिम्स के लिए आपने रूल बनाया, हम हिंदुओं के लिए भी एक रूल बनाओ कि हम 3 बार कहें चुप 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 तो वो चुप हो जाए। आप समझ रहे? मतलब सामने लोग बोले आपने बस 3 बार बोल दी। मैंने कहा चुप चुप चुप, तो आप होती है आपकी पत्नी चुप? वो चुप ही नहीं होती। या आप 3 तलाक में तलाक हो जाता है। तलाक हो जाता है। हमारे लिए भी कुछ बनाओ। आप तो 300 तो हम 300 बार बोल देंगे, वो चुप ही नहीं होती, वो चली जा रही। और कई बार ऐसा आदमी भी है, वो चुप ही नहीं होता, बोले ही जा रहा, बोले जा। भाई एक जगह रुको ना, तो फिर समझें, फिर निर्णय पे आए। नहीं नहीं, उसको सिर्फ लड़ना है, निर्णय नहीं करना है, सॉल्यूशन नहीं करना है। लड़ने का मजा है। लड़े जा रहा, लड़े जा रहा, लड़े जा रहा, लड़े जा रहा। लड़ क्यों रहा है? लड़ इसलिए रहा था कि एक दिन कहीं पहुंचेगा ना, उस लड़ाई का कोई इनाम मिलेगा ना। इनाम में इंटरेस्टेड नहीं है, लड़ाई में इंटरेस्टेड। तो पहले तो सर हमें इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आप कॉन्शियस लॉ बहुत ऊपर चलेगा सर, कहाँ चलेगा? हम तो इस पर बात करें कि ये चुप कैसे होगी। ये प्रॉब्लम है आदमी की, ये आदमी रुकेगा कैसे, ये प्रॉब्लम है हर लड़की की। ये रुकता ही मैं नहीं। आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे मैंने कई बार मैं अपने वाइफ के साथ भी बैठता हूँ, वो बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं मेरे साथ। एंड आई हैव सीन दैट जिस दिन से मैंने ये चीज़ करना शुरू किया ना उसके साथ, कि उसको सुनता हूँ, आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती, बट मैं बस एक्सप्रेशन देता रहता हूँ। ओह क्या बात करें, कहीं कहीं चीज़ों को पकड़ लेता हूँ। मैं बोलता हूँ हाँ, फिर वापस मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, फिर मेरे को सुनना बंद हो जाता है मेरा। बट आई हैव सीन दैट शी बिकम सो मतलब सेटिस्फाइड। फिर मुझसे बोलते बताओ क्या बनाऊँ, आज कुछ अच्छा बनाते हैं। ये हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है बहुत ज़रूरी, कि एक मेल को फीमेल साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी और एक फीमेल को मेल साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक छोटा सा आप मोबाइल खरीदते हैं तो कैसे चलाना उसको सीखते हैं आप। एक गाड़ी खरीदते हैं तो कैसे चलाना समझते हैं, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। पर एक लड़की घर ले आते हैं ज़िंदगी भर के लिए, एक लड़के के साथ ज़िंदगी भर के लिए आप जुड़ जाते हैं और उसके मैकेनिज्म को ही आपने नहीं समझा। मैकेनिज्म से मेरा फिर ले देना फिजिकल नहीं है, उसके सोचने का ढंग और मेल के सोचने का ढंग एक अलग ही है, बिल्कुल अलग है फीमेल से। वो बिल्कुल ठीक लगती है मुझे बात की, मैन फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस। सच बात है, ये दोनों लोग जो है अलग अलग ग्रह के लोग हैं, इनको एक दूसरे। भाई मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा बिजनेस स्टार्ट करना है सर मुझे और आपको, तो मुझे आपकी मेंटालिटी को मैं समझता हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के पहले कि जैसन सर आदमी कैसे हैं यार, ये स्टे नहीं कर पाते एक जगह में, ये उड़ते रहते हैं इनकी, पर ये इनकी पर्सनालिटी है। तो या तो मुझे इस तरह का बिजनेस करना चाहिए जिसमें मुझे उड़ने वाला आदमी पार्टनर चाहिए, पर मुझे एक पार्टनर चाहिए जो स्टेबिलिटी वाला पार्टनर हो। तो मैं फिर जेसन के साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि जेसन का बेसिक नेचर ठहरने का नहीं है। तो हम बिजनेस करते हैं तो पार्टनर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लूप होल्स को समझते हैं, ट्रेड्स को समझते हैं। ये जब दोनों एक दूसरे के साथ रहने का तय करते हैं, मैं फिर शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी आपका पुराना शब्द हो गया है, जेनजीज अब इसमें बिलीव नहीं करते। आप जिस समय में बैठे हैं वहाँ शादी और बच्चा ये आउटडेटेड फैशन कहा जाता है इसको, है ना। अब वो साथ रहना चाहते हैं, अभी स्थिति यहाँ है, थोड़े दिन बाद वो यहाँ भी नहीं रहेगी। मतलब हम घूम फिर के वही पुराने ज़माने में पहुँच गए अभी, कि उस ज़माने में भी साथ में रहते थे। हाँ, साथ रहने, कमिटमेंट के साथ साथ रहने की बात चल रही है। कोई बच्चा नहीं, कोई प्रॉमिसिंग फैक्टर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कमिटमेंट वैसा नहीं, लॉन्ग टर्म, डबल इनकम, हाँ, नो किड्स, व्हाटएवर, एग्जैक्टली। तो हमें ना जैसे सर मुझे लगता है इन सब चीज़ों पे बात करना चाहिए बजाय कॉन्शियस लव है। क्योंकि आप नहीं तो आपकी बातों से मेरे जहन में वो बात क्लिक हुई, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। वेल सर, ये जो भी हमारा कॉन्वर्सेशन है, मतलब मुझे नहीं लगता आज हम दिन भर भी बैठे रहेंगे तो ख़त्म होगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि हम इसको एक सेकेंड पार्ट में भी ले जाएं, हाँ। जहाँ पे हम इसके ऊपर भी बात करें कि एक फिजिकल इंटीमेसी क्या होती है, दूसरा डिटैचमेंट अटैचमेंट क्या होता है, राइट। कहीं मैंने किसी से सुना था कि सबसे प्यार हो सकता है बट इश्क एक से हो सकता है।
तो मैंने उनसे बोला भैया ये तो दोनों शब्द अलग है, एक उर्दू वर्ड है, एक हिंदी वर्ड है, तो ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के जिसको और थोड़ा क्लियरली समझने की ज़रूरत है, और आपके कोर्स को भी मुझे थोड़ा और बेहतर तरीके से हमारे कोर्स को लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है. सो विल गो फॉर द सेकेंड एपिसोड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट. तो लास्ट में मतलब इस एपिसोड के एंड में आप कोई एक मैसेज मेरे जैसे या एक जंजी को, हम दोनों बैठे हैं साथ में, तो आप क्या देना चाहोगे? एक जंजी भी बैठा हुआ है और मैं ब्लूमर्स में से, हम दोनों को आप एक कॉमन मैसेज दे पाए जो हम दोनों समझ पाए. दुनिया भर की किताबें आप पढ़ रहे हैं, दुनिया भर की फिल्में आप देख रहे हैं, दुनिया भर के पॉडकास्ट आप देख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या. ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को देखिए, अपने को सुनिए, अपने को जानिए, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं. आप बिल्कुल अनूठे हैं. इस पूरी दुनिया में आज दिन तक ऐसे 2 लोग नहीं बने जिनके अंगूठे का निशान मिलता हो. हम सब अनूठे लोग हैं. हमारे अनूठेपन को, हमारे ढंग को हमें समझना होगा. जो स्कूल में आपको बिल्कुल नहीं सिखाया गया, वहाँ भेड़चाल सिखाई गई है. आपको कहा गया सब ऐसे चल रहे तो तुम भी ऐसे चलो, पर आप ऐसे चलने के लिए बने ही नहीं हो. आप किसी और दिशा में जाने के लिए बने हो. पर आप चूँकि मेजॉरिटी और ग्रुप और भेड़ चाल जिसको कहते हैं, तो वो उसमें आप चले जा रहे हैं. आपको ये समझना होगा कि आप कैसे व्यक्ति हैं. ठीक है, एक व्यक्ति में गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है, एक में ईगो थोड़ा ज़्यादा होता है, एक में करेज थोड़ा ज़्यादा होता है, एक में इमोशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं. फेमिनिज़म होता है कभी कभी, लड़के में वो फीमेल जैसा महसूस करता है, वो ऐसा है, वो लड़की लड़के जैसा महसूस करता. अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपने को पूरा समझिए, जानिए और फिर निकलिए अपने लिए कोई साथी ढूंढने. पर आप खुद को तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, जरा भी नहीं जानते. और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये गलत, मतलब मैं अपने को नहीं जानता, मुझे मेरे बारे में सब मालूम है और आपको अपने बारे में कुछ भी पता नहीं है. ये पहली बेसिक मिस्टेक है जो सबके साथ है, हर उम्र के आदमी के साथ है. और वो खुद के बारे में जानना इसलिए नहीं चाहता कि जब आप अपने अंदर जाते हैं और आपको अपने वो सारे कहना चाहिए जख्म दिखाई पड़ते हैं, वो मवाद बहते अंदर दिखती कि अरे मैं तो इतना डरपोक हूँ, इतनी जल्दी घबरा जाता हूँ, लोगों को भले ही बहुत मोटिवेट कर रहा हूँ, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे, और मेरी हालत तो ये कि मैं यहाँ से वहाँ नहीं पहुँच पा रहा. तो अपने को जान लेना ज़रूरी है. और मेरे जैसी अगर मुझे कोई लाइफ पार्टनर मिल जाती है जो इन ट्रेड्स के साथ डील कर सकती है, रह सकती है, मेरा सारा शोकेस. आप इम्प्रेस कैसे होते हैं, खासकर लड़कियां लड़कों से इम्प्रेस क्यों होती है? वो देखती है अरे क्या शाइनिंग पर्सनालिटी है, क्या उसका एटीट्यूड है, क्या उसका करेज है. पर आप जानते हैं बीइंग अ मैन आदमी कितना करेजियस होता है. हर आदमी डरा हुआ है, वो अपना डर वाला फेस थोड़ी ले जाता है लड़कियों के सामने, या स्टेज पर खड़ा है, वो कहीं भी बात कर रहा है, किसी से भी बात कर रहा है, एक पूरा नकली मुखौटा लगा करके हम बात कर रहे हैं. अपना मुखौटा निकाल करके आईने में अपना चेहरा देखिए. आखिरी यहाँ पूरा करते हैं अपनी बात को कि गालिब ने खूब कहा कि ज़िंदगी भर ये गलती करते रहे कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे. वेरी ट्रू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक अपने यू. चेहरे को पहचानें. सो माय डियर फ्रेंड्स, इस कन्वर्सेशन का जो कंक्लूजन इस फर्स्ट पार्ट में निकला है, मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट ओनली जस्ट फॉर अ रिलेशनशिप फैक्टर, दिस इज़ अ ट्रेनिंग टू बी इन पीपल, बी इन कम्युनिटी, राइट, एंड यू नो बी हैप्पी. उस भीड़ में होने के बावजूद आप अपने इंडिविजुअलिटी के साथ, दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बाय यू. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे फिजिकल इंटीमेसी, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, प्यार, मोहब्बत, और आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट अगेन देर इज सम स्लाइट चेंजेस आर देयर. उसके ऊपर भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.